हेलो प्यारे बच्चों, और सब कैसे हैं? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा प्रोबेबिलिटी का सीरीज जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर यानी फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइक कुछ डिफिनेशन कुछ टर्मिनोलॉजी ये यूज किए थे, आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे यहां से, यानी टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो होते हैं उस पर वेन डायग्राम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन क्या, एक दो फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये किया था, आप उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और उसी पर एक दो क्वेश्चन प्लस PYQs। तो आज हम इस में जो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये होता है बच्चों क्लास 12th से स्टार्ट, ठीक है। क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी हमने पिछले क्लास में कर ली थी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या है, कुछ वेन डायग्राम के फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट हमने यहां असेंबल्ड किए हुए हैं, उसको आपको एज इट इज याद रख लेना है, ठीक है। और जैसे ये दो पॉइंट पर यानी दो इवेंट्स के लिए तो आपको सारा याद है, लाइक P A यूनियन B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B क्या होता है। तो वेन डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम पर ही आए हुए हैं। जेई एडवांस जेई मेन में तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, ये जो हमने देखा यहां पर A यूनियन B यूनियन C है, यूनियन को ही हम और बोलते हैं बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। A यूनियन B यूनियन C, टेकन 1 एट ए टाइम, माइनस टेकन 2 एट ए टाइम, प्लस टेकन 3 एट ए टाइम, वो सारा आप चाहो तो फिगर से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट 2 ऑफ ABC, A और B और C को हम एटलीस्ट 1 भी बोलते हैं ना। अब इसमें एटलीस्ट 2 ऑफ ABC अकर, तो ये PBC, PCA, PAB और देखो जिसमें इंटरसेक्शन है, बेसिकली हम क्या करते हैं ना, पूरे में A इंटरसेक्शन B को AB भी लिखा जाता है, ठीक है। एक ही जैसा होता है दोनों, एंड सो ऑन। यानी हम AB लिख रहे हैं, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B लिख रहे हैं, ठीक है। तो A BC BCA AB और 2 टाइम्स, तो ये आपको सारा फॉर्मूला याद रखना है। एग्जैक्टली 2 ऑफ ABC, एग्जैक्टली 1 ऑफ ABC, ठीक है। और इसमें क्या है, इफ 3 इवेंट्स ABC आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी डिसजॉइंट इवेंट है। यदि ये ABC पेयर वाइज डिसजॉइंट है देन दे मस्ट बी डिसजॉइंट ओवरऑल। PAB यदि 0 है, PBC 0 है, PCA 0 है, तो PABC भी 0 होगा। मतलब A और B के बीच कोई कॉमन नहीं, B और C के बीच कोई कॉमन नहीं, C और A के बीच कोई कॉमन नहीं। इसका मतलब ABC के बीच भी कोई कॉमन नहीं होगा। बस ये ध्यान देना है कि इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स नॉट ट्रू का मतलब ABC यदि 0 है तो हम ये नहीं कर सकते कि ABC या AB BC CA भी 0 होगा, ठीक है बच्चों। तो इस पर बेस जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो देखो हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एक तो दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट केवल वेन डायग्राम से ही आया हुआ है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कि सपोज हमने लिया बच्चों ABC इवेंट्स है, ठीक है। ABC 3 इवेंट लिए, सच दैट एग्जैक्टली 1 ऑफ, देखो एग्जैक्टली 1 ऑफ A और B, A और B बोले या A एंड B बोले, इसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ B एंड C, 1 ऑफ B और C या B एंड C भी बोल सकते हो, ठीक है। या एग्जैक्टली 1 ऑफ, ये जेई में ही क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, एग्जैक्टली 1 ऑफ C और A। यदि ये तीनों प्रोबेबिलिटी इक्वल दिया हुआ है, दिस इज P दिया हुआ है, ऑल आर इक्वल टू स्मॉल p, ठीक है। और इसके अलावा साइमल्टेनियसली तीनों होते हैं तो कम लिखने के लिए हम ये लिख लेते हैं, ये P² दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे इसमें पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड A यूनियन B यूनियन C क्या होगा, ठीक है। A यूनियन B यूनियन C क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है।
तो अब देखो डायरेक्ट यदि एग्जैक्टली वन ऑफ, आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें क्या है, ये हमने वेन डायग्राम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली वन का मतलब क्या होता है, देखो ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है एटलीस्ट वन में, एक और माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा एग्जैक्टली वन, तो ये आ गया आपका पी। ठीक, उसी तरीके से बी और सी की बात करते हैं, पी बी प्लस पी सी माइनस 2 टाइम्स पी बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू पी, और पी सी प्लस पी ए माइनस 2 टाइम्स पी सी इंटरसेक्शन ए, दिस इज इक्वल टू पी। अब क्या है ना, तीनों को अब ऐड कर दिया जाए, तीनों को क्या कर दिया जाए, ऐड। क्यों ऐड कर रहे हैं बच्चों, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी के फॉर्मूले में क्या होते हैं, पी ए प्लस पी बी, देखो यही है पी ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें पी ए है, पी बी है, पी सी है, यानी एडिशन है ना। तो यदि हम तीनों को ऐड कर दें, है ना, यदि हम तीनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या हो गया, पी ए कितना बार, 2 बार, पी बी भी 2 बार और पी सी भी 2 बार, यानी 2-2 बार आ गया ना। तो हम 2-2 बार के एक कैंसिल कर लेते हैं, तो यहां से पी ए प्लस पी बी, 2-2 बार पी ए पी बी पी सी आ गया, और 2-2 बार ये आया हुआ है, यानी ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी है, और सी इंटरसेक्शन ए है, ये होगा। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 3p/2, 3p/2 आ गया। अब देखो हमें ये चाहिए था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस दिस प्लस ये वाला, है ना। सो दिस इज इक्वल टू आ गया आपका 3p/2 प्लस, तीनों का एक साथ दिया हुआ है ना, देखो तीनों का एक साथ लास्ट में ऐड कर देना है, तो ये आ गया आपका p²। तो ये क्वेश्चन बच्चों जेई एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, और यही क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम जेई मेन में भी रिपीट किया हुआ है। तो डायरेक्ट वेन डायग्राम के क्वेश्चन यदि हमें करने होते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं, और ये हमने थ्योरी एक जगह कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप 11th सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको ध्यान रखोगे, यानी रिकैप प्रॉब्लम्स भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम आज का शुरू करेंगे, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, कुछ हो चुका है तो उसको ध्यान में रखते हुए कोई दूसरा इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे हम ऐसे ही देख सकते हैं कि यदि हमने सीरियस प्रिपरेशन अप्रैल से स्टार्ट किया था लास्ट ईयर से, तो जेई मेन में अच्छा रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यदि हमने अपनी प्रिपरेशन अक्टूबर पिछले साल से स्टार्ट किया है तो हमारे जेई मेन में अच्छा रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा रैंक मतलब विद इन 10,000 की बात कर रहे थे। तो जैसा पिछला कंडीशन है या जो हो चुका है उसी को ध्यान में रखते हुए सामने वाला दूसरा इवेंट होता है बच्चों। इसीलिए हमेशा ये कभी नहीं बोलना है कि पीए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो बहुत सिंपल है। मेन ध्यान देना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कुछ हो चुका है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें ना बहुत सारे बच्चों को आइडिया लग जाता है कि हमने ये शुरू किया है तो क्या होगा, यहां से शुरू किया है तो क्या होगा, अभी पिछले महीने से शुरू किए हैं तो क्या होगा। हर एक का अपना अलग प्रोबेबिलिटी आएगा टू गेट सेम स्कोर, क्योंकि प्रिपरेशन हम सीरियस की बात कर रहे हैं और कंटिन्यूएशन में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान देना है। तो यहां उसी को यहां दिया गया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, तो ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। ये डायरेक्ट वेयर ए पी बी बाई ए का मतलब बी बाई ए, है ना। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। होता क्या है कि मान लिया जाए हमने लिया सैंपल स्पेस, ये है सैंपल स्पेस, ठीक है। अब इस सैंपल स्पेस में एक इवेंट हो गया है ए,
तो इस इवेंट को ध्यान में रखते हुए, यानी ये इवेंट हो गया है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, ये वाली हमें बताना है। यानी ये ए ले लेते हैं और ये ग्रीन कलर का क्या है बच्चों, बी, ये ऑलरेडी हो चुका है, या उल्टा भी बोल सकते हैं। तो यहां से पी ए बाई बी, देखो पी ए बाई बी का मतलब हो गया जो न्यूमरेटर फॉर्म में, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है वो होता है प्रोबेबिलिटी उसी का, और जो हो चुका है वो बी है। जो हो चुका है ना वही हमारा सैंपल स्पेस होता है बच्चों, ये हम सोच सकते हैं, या उसके रिलेटिव हमारा सैंपल स्पेस होता है ना। जैसे हमने सोचा कि एक ऑन है या कोई भी बैग है, उसमें 20 बॉल्स थे, एक बैग मतलब 20 बॉल्स थे, एक बॉल हमने निकाल लिया। अब जब दूसरा बॉल, और वापस नहीं रखा, अब जब दूसरा बॉल निकालना है तो उसके लिए तो 19 बॉल्स ही बचेंगे, क्योंकि एक आ चुका है। इसका मतलब जो हो चुका है उसको डिपेंड करते हुए दूसरा वाला होता है, तो हम कंडीशनल यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ध्यान यही देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो बी ए के प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, ये ध्यान देते हैं, याद रहेगा। सिमिलरली तो अब ये देखो यहां से निकाल सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब बी हो चुका है, तो जब बी हो चुका है तो बी को ही ध्यान में रख के ये लेना है, ये है पूरा बी, तो देखो ये है हमारा सैंपल स्पेस। अब इसके लिए है ना, तो अब ये इंटरसेक्शन ए लेना है ना, तो इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी आ गया, डिवाइडेड बाय पी बी आ गया, सीधे, यानी जो हो चुका है उसके रिलेटिव हम इसको देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। जैसे होता है ना इन जनरल कि कोई पर्टिकुलर टीवी सीरियल है, यदि हस्बैंड ने देख लिया है तो वाइफ के देखने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यदि वाइफ ने देख रखा है तो हस्बैंड के देखने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कुछ हो चुका है तो कुछ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और यहीं से रियल लाइफ प्रोबेबिलिटी शुरू होती है बच्चों, कि क्या हुआ था उसकी वजह से क्या होगा, दैट इज मीन्ड, उसका कोई मीनिंग होता है। ये अब मैं करूंगा वो हो जाएगा, ऐसा उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, क्या हुआ था उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। इसीलिए फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है, पास्ट पर। प्रेजेंट में जीते हैं, लेकिन बच्चों फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है, पास्ट पर। क्यों, फ्यूचर एंड पास्ट, ना कि उसमें प्रेजेंट का नाम था ना, मूवी आई थी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, याद रहेगा। जैसे यदि हम बोले कि कोई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कि यदि एक डाइस थ्रो किया गया, ए डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट प्राइम नंबर if it is given that odd number comes, यदि ऑड नंबर आ रहे हैं तो उसी में से प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऑड नंबर यदि आ रहे हैं तो ऑड नंबर है 1 3 5, इसमें से प्राइम कौन कौन से हैं, 3 और 5, इसका मतलब 2/3 हो जाएगा ना, मतलब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देते हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए हो जाएगा आपका, है ना, बी बाय ए, उसी तरीके से निकाल लोगे ना, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ये बहुत यूज होता है बच्चों, है ना। इन दोनों को मिला के वही यहां एक लाइन यहां लिख दिया गया है। कभी कभी ना डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन क्या आया हुआ है ना जेई मेन में कि पी ए पी बी बाई ए है और पी बी ए बाई बी है। इन 4 डेटा में से 3 डेटा दिया हुआ था, चौथा पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी में भी आप देखोगे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना, डायरेक्ट उसके क्वेश्चन इस पर आते रहते हैं, है ना। जैसे 13.1 है पूरा कंडीशनल पर बेस्ड है, और फिर 13.2 है वो इंडिपेंडेंट जो आज करेंगे उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो बड़े आसान होते हैं ये इस पर क्वेश्चन, याद रहेगा एकदम से। जैसे सिंपल यदि हम देखें कि प्रोबेबिलिटी, है ना, सिंपल यदि हम क्वेश्चन देखें, प्रोबेबिलिटी टू गेट 52 तो होता ही है, चलो 53,
संडे इन लीप ईयर। तो जब लीप ईयर लिए हुए हैं तभी ना ये 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी। तो लीप ईयर में 366 डेज होता है, 52 वीक्स प्लस 2 डेज होता है, 52 वीक्स प्लस 2 डेज, है ना। लीप ईयर का मतलब क्या हो गया, 52 वीक प्लस 2 डेज, यही होता है ना। तो अब 2 दिन में से तीसरा 52 तो संडे होगा ही, एक और संडे चाहिए 2 दिन में। तो 2 दिन में कितने बार संडे आ सकता है, संडे मंडे मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से देखेंगे तो 2/7 आ जाएगा। यानी जब लीप ईयर दे रखा है तभी ना, यदि नहीं दिया रहता कि लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो तो हम उसको बच्चों आगे टोटल प्रोबेबिलिटी में काउंट करेंगे कि लीप ईयर में 2/7 लीप ईयर की अपनी प्रोबेबिलिटी, प्लस नॉन लीप ईयर में 1/7 नॉन लीप ईयर की अपनी प्रोबेबिलिटी, फिर दोनों को ऐड कर देते आ जाता आंसर। तो वो हम अगले क्लास टोटल प्रोबेबिलिटी में करेंगे। यहां पर क्लियर है ये। जैसे इस पर बेस्ड और बेसिक क्वेश्चन ले सकते हैं, लाइक हमारे पास 0 0 0 1 0 2 0 3 से लेकर हमारे पास 100 नंबर है, या 100 टिकट्स बोल सकते हो। हर एक टिकट पर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड सो ऑन, ये 99 ये दिया हुआ है। अब हमें इसमें से x एक नंबर लिया गया, क्या लिया गया, ए नंबर इज टेकन, ए नंबर इज सेलेक्टेड रैंडमली, ठीक है। एक नंबर इसमें से लिया गया। तो ये जब नंबर लिया गया तो x दिया हुआ है सम ऑफ डिजिट, उस नंबर में जो सम ऑफ डिजिट है वो है x, और y जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट उस नंबर का, ठीक है। ये दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है p x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 0, ये पूछा जा रहा है। तो देखो ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी टू गेट सम ऑफ द डिजिट इज 7 इफ इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 0। मतलब इसमें अलग से कुछ नहीं सोचना है, कुछ दिया है तो उसको ध्यान में रख के, तो जो दिया हुआ है पहले उसको देख लो। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 0 कब आएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के लिए 0 0 लेना है, 0 1 लेना है, 0 2 लेना है, अप टू 9 0। ये कितने हो गए, 0 1 0 2 0 9, यहां से 9 हुए और 9 उसके उल्टे वाले में यानी 18 हुए, और एक और हो गया, यानी टोटल 19 केस आया, 19 केस आए हैं। 0 1 0 2 अप टू 0 9 9 केस, 1 0 2 0 3 0 अप टू 9 0 9 केस। तो 9 केस प्लस 9 केस 18 और प्लस 0 0 यानी 19 केस। अब इस 19 केस में से, अब इस 19 केस में से कौन सा केस ऐसा या कौन सा केस है जिसमें सम ऑफ डिजिट 7 आ रहे हैं। तो 0 7 आ रहा है और 7 0 आ रहा है, तो 2 हो गया ना, यानी 2/19, ये इसका आंसर हो गया। तो एकदम आसान है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच्चों, ये फॉर्मूला एकदम याद रखना है और इसी पर बेस्ड सारे हो जाएंगे। और फॉर्मूला एकदम ऐसा याद रखना है कि क्वेश्चन हो ही जाएगा। और बेस्ट क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी एकमात्र ऐसा टॉपिक है बच्चों, चूंकि पिछले क्लास हमने नहीं बोला था ये, क्यों, क्योंकि पिछले क्लास हम 11th की प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, वो भी 11th की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी बुक है एनसीईआरटी में। 12th में जो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स इन एनसीईआरटी है दैट इज द प्रोबेबिलिटी। यदि आप उसके सारे एक्सरसाइज यानी 13.1 से 13.4 या 5 जो भी है मुझे ध्यान नहीं है, 13.12 तो चलो इंडिपेंडेंट तक है, 13.3 बेस थ्योरम है, 13.4 वो है ना, 13.4 और 13.5 वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, याद आ गया। और मिसलेनियस, यदि ये आप पूरा कर लेते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी टिल जेई एडवांस लेवल हो जाएगा। जेई एडवांस में भी उससे क्वेश्चन ऊपर नहीं पूछे गए हैं, उतने ही रेंज के पूछे जाते हैं। जेई मेन में तो ज्यादा ये बेस थ्योरम आते ही नहीं है, आते हैं लेकिन ज्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से। वैसे हम यहां पर अगले लेक्चर्स में वही करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है कंडीशनल और आइडेंटिटी या मतलब इंडिपेंडेंट, ये तो सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है।
याद रहेगा। अब देखो इसी पर बेस्ड जो जेई एडवांस में क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, नोट कर लिए हो ना, ठीक है। देखो ये जेई एडवांस में एकदम आसान क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन अच्छा लिख दिए, 2007 में आया था। 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन मेन एंड देयर वाइफ्स, है ना। तो 1 इंडियन है और 4 अमेरिकन है, तो 5 लोग हो गए और 5 और हो गए वाइफ। आर टू बी सीटेड रैंडमली अराउंड ए सर्कुलर टेबल, रैंडमली अराउंड ए सर्कुलर टेबल है। Then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife, given that each American man is seated adjacent to his wife. क्वेश्चन समझ में आया कि यदि अमेरिकन अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए हैं तो उनको देखा देखी इंडियन भी अपनी वाइफ के साथ ही बैठेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो सर्कुलर है, एकदम आसानी से कर सकते हो ना। हम अमेरिकन को इन जनरल लेते ही है ना कि वो वाइफ के साथ ही बैठे हुए हैं, है ना। ये फर्स्ट केस है, A1W1 A2W2 फिर A3W3 फिर A4W4 ये है, और इंडियन है और दूर कहीं उनकी वाइफ है। ये शुरुआत में केस लेना है। क्वेश्चन में फर्स्ट केस ये दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन दैट ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, ये तो बैठे हुए हैं, तो ये टोटल केस है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा सीधे हम निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में हम केस ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में केस ले लिए कि अमेरिकन अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए हैं, इंडियन दूर दूर बैठे हुए हैं। वो तो बाद में इंडियन ने देखा कि अच्छा साथ में बैठना है तो हम भी बैठ जाएंगे, वो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो ये हो गए एक साथ, यानी 1 2 3 4 5 6। देखो शुरुआत में 6 लोग हो जाएंगे ना सर्कुलर टेबल पर, 1 2 3 4 5 6, शुरुआत में 6 लोग। तो सर्कुलर टेबल मतलब 6 - 1 का फैक्टोरियल इनटू। अब देखो एक साथ जब लेते हो बच्चों, 2 लोग एक साथ होते हैं तो वो इंटरचेंज भी पोजीशन कर सकते हैं ना। तो 2 तरीका 2 तरीका 2 तरीका 2 तरीका, यानी 2 to the power 4, 2 to the power 4 हो जाएगा। अब ऊपर में क्या लेना है कि ये तो साथ में बैठे हुए ही हैं। अब दूसरे वाले केस में हमें क्या करना है, ये भी एक साथ बैठ जाएंगे। ठीक है, इंडियन विल सिट एडजेसेंट टू हिज वाइफ। तो अब हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 यानी 5 - 1 का फैक्टोरियल इनटू, अब इंटरचेंज यानी 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 to the power 5। तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 2 to the power 5, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 to the power 4। आंसर हो गया 2/5। देखो ऑप्शन आसान है ना, ऑप्शन क्या है, आसान है, बहुत ही आसान होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इस तरीके से इसको हमने कर लिया है। ठीक कर लिया है ना। ये हमें ध्यान देना है बच्चों कि कौन कौन सा वो हो सकता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3, है ना। जैसे इसका दूसरा केस क्या है, अल्टरनेटिव मेथड क्या है, सीधे लिख सकते हैं। जैसे देखो हमने क्या किया है कि ये एक साथ ले लेते हैं, A1W1 A2W2 A3W3। अब इतना ही जगह है, इतने में ही लिखना होगा, A4W4। और देखो कंडीशन किस पर लगा हुआ है भाई, मैन पर, इंडियन मैन पर कंडीशन है कि वो अपनी वाइफ के साथ बैठे। तो हम यदि वाइफ को भी एक एलिमेंट यहां पर, जैसे कि ये एक मान रहे हैं ना, तो 1 है 2 है 3 है 4 है ना, और ये है 5, हम ये ले लें। अब 5 लोग, मतलब इंडियन मैन को क्या दिख रहा है कि 5 लोग ऐसे बैठे हुए हैं,
उनको दिख रहा है कि 5 ही लोग बैठे हुए, तो इनके उनके बैठने की पोजीशन क्या है बच्चों, उनके बैठने की पोजीशन क्या है, कहां कहां वो बैठ सकते हैं। देखो मैन जो है, इंडियन मैन यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, यहां और यहां बैठ सकता है। टोटल कितने केस हुए, उसके टोटल बैठने के पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 पोजीशन है, जिसमें से इन 5 में से कितने जगह बैठे कि वो वाइफ के साथ बैठे, अपनी ही वाइफ के साथ बैठेगा, तो 1 और 2 ये वाले और ये 2 वाले, यही फेवरेबल केस है। तो 5 टोटल केस में से 2 फेवरेबल केस है, तो 2/5 सीधे नहीं हो जाएगा आंसर। 5 फेवरेबल मतलब 5 टोटल केस में से फेवरेबल केस कितने हैं, 2, चूंकि वो 2 जगह ऐसे बैठेंगे वाइफ के, चाहे राइट या लेफ्ट, जिसमें वो वाइफ के साथ बैठेंगे, है ना, अपनी वाइफ के साथ। और टोटल केस थे 5, टोटल केस कितने थे, 5 थे, याद रहेगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे, ये नॉर्मल मेथड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। क्लियर है बच्चों, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। ओके नाउ अब देखो इस पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला तो नोट कर लिए ना आपने, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से ये एक आता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, EC डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट, ई मतलब कॉम्प्लीमेंट डिवाइड, EFG बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। EFG पेयर वाइज, 2-2 करके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हो ना, PE इंटरसेक्शन F जो है ये PE इंटू PF है। देखो ये उसके जैसा नहीं होता है बच्चों, डिसजॉइंट जैसा कि यदि 3 मतलब 2-2 इंडिपेंडेंट है तो तीसरे के साथ भी इंडिपेंडेंट, वो हम नहीं ले सकते, ठीक है। देखो ये तीनों डिसजॉइंट है, इसीलिए PF इंटरसेक्शन G जो है PF इंटू PG है, और एक और ले लेते हैं PG इंटरसेक्शन E जो है वो PG इंटू PE है, ठीक, ये दे रखा है, दिस इज पेयर वाइज, है ना। और ये तीसरा तो दे ही रखा है, तो बताना हमें क्या है, देन E डैश इंटरसेक्शन F डैश बाई G बताना है। एकदम बेसिक फॉर्मूले पर हम चलते जाएंगे, ठीक, वही यूज करेंगे बच्चों। तो यहां अब हमें बताना क्या है, देखो हियर PE डैश इंटरसेक्शन F डैश बाई G, ये बताना है क्या होगा, ठीक है। तो हम इसमें एक वो भी लगा सकते हैं ना, क्या लगा सकते हैं, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉ। तो E डैश इंटरसेक्शन F डैश जो है इसको हम E यूनियन F का होल डैश भी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हो कि नहीं है, ठीक है, ठीक है, अपॉन G तो है ही, ये डैश है ना, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, दिस ये लिख सकते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो ये A बाई बी है ना, तो PA बाई बी क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B, है ना, अपॉन PB का मतलब PG यहां है, समझ में आया, ऊपर में है सोच लो A डैश बाई B, तो A डैश बाई B का मतलब क्या होगा, B इंटरसेक्शन A डैश अपॉन B, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो यहां से, और अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी हमें याद रखना होता है कि PA बाई B प्लस PA डैश बाई B, A डैश बाई B ये होता है 1, है ना, ये भी यूज कर सकते थे, 1 माइनस PA बाई B भी कर सकते हो, एक ही चीज आएगा, कोई अलग इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से हमने ये अब कर दिया, PA इंटरसेक्शन B डैश का मतलब क्या होता है, PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, एक ही जाएगा उससे भी, A इंटरसेक्शन B यानी E यूनियन F डिवाइडेड बाई PG, है ना। अब देखो यहां से PG माइनस,
अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, जी ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए, ठीक है, जी इंटरसेक्शन एफ, यही ना, डिवाइडेड बाय पीजी तो है ही। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, ए यूनियन बी क्या होता है, इसको मन में ए सोचा, इसको मन में बी सोचा, तो पी ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, पी जी तो ऑलरेडी कब से चिल्ला रहा है। अब ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ए यूनियन बी, तो ये आपका आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी जी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, ये आपका हो जाएगा यहां से, और डिवाइडेड बाय पीजी तो है ही। अब देखो बच्चों ये वाला तो जीरो है ना, ये वाला क्या है, ये तो जीरो है, इसका मतलब यही बच्चा। अब इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो इंडिपेंडेंट दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीजी तो पीजी है, माइनस देखो जी इंटरसेक्शन ई, जी इंटरसेक्शन ई क्या है, कहां गया, ये रहा, जी इंटरसेक्शन ई है पीजी इंटू पीई, है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, माइनस ये हो जाएगा पीजी इंटू पीएफ, है ना, डिवाइडेड बाय पीजी है। तो देखो पीजी से पीजी तो कट गया ना पूरा, तो पीजी 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 गया कट, तो ये यहां से कटने के बाद 1 माइनस पीई माइनस पीएफ आ गया, ठीक है, हो गया ना। तो यहां से देखो ये कैंसिल पूरा नहीं किए हैं, ऐसा न लगे कि जीरो बचे, इस वजह से। तो 1 माइनस पीई माइनस पीएफ, तो 1 माइनस पीई क्या होता है, पीई डैश होता है ना, पीई सी माइनस पीएफ, या पीएफ सी माइनस पीई भी बोल सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, पीई सी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा ना। तो ये बहुत ही आसान है, हम इसमें मतलब सारे ये पूरा का पूरा एक वेन डायग्राम या लॉ ऑफ सेट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगाए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए हैं, है ना। तो ये सारे लॉ लगाने के बाद फिर वेन डायग्राम इंडिपेंडेंट सारा लगा हुआ है, वो हम यहां ध्यान देते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ये क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बेसिकली हमें अभी याद रखना है, हमने कल के लेक्चर्स यानी पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि क्या होगा, इसका डेरिवेशन यहां से होता है, ठीक है। तो ये अभी आगे करेंगे इंडिपेंडेंट वाला। तो देखो बच्चों इसमें ना हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ है तो कुछ दिया हुआ रहेगा, हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। इसी को आप ध्यान देते हैं। अगले इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखो डिफाइंड कैसे किया गया, हमने डिपेंडेंट जैसे डिसजॉइंट होते हैं, तो डिसजॉइंट यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं बच्चों, वो तो एक दूसरे का विरोध करना होता है। विरोध तो हम उसका करते हैं ना जिसको हम जानते हैं। तो डिसजॉइंट इवेंट्स आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट इवेंट्स, वो ध्यान देते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि एक का अकरेंस किसी दूसरे के अकरेंस पर कोई अफेक्ट नहीं डालेगा, मतलब ही नहीं होगा उसको, है ना। तो टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट if occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of occurrence of non-occurrence or non-occurrence of other। ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। तो इसमें क्या करना है, ये एक एक्सपेरिमेंटल है ना, ये थ्योरेटिकल वैसा नहीं दिया रहता है, ये मैथमेटिकली हम इसको ध्यान देते हैं। इसमें हमें क्या ध्यान देना, इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट देन द इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट और कॉन्टिजेंट, है ना। फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। जैसे यदि हमने ये ध्यान दिया इसमें फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यदि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं बच्चों तो होता कैसे है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए बाई बी यदि मैं पूछूं कि क्या होगा, है ना, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो बी हो या ना हो इससे ए को कोई मतलब तो है नहीं, तो इसका मतलब पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा।
और यही हमने पिछले पेज वाला पी ए बाई बी को पी ए लिख के यूज कर दिया है ना। पी बी बाई ए क्या हो जाएगा, सिमिलरली पी बी हो जाएगा ना। और पी बी बाई ए का पुराना फॉर्मूला या ए बाई बी का पुराना फॉर्मूला क्या था, ए बाई बी का बी बाई ए का था ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए था ना। तो यहां से यदि देखा जाए तो आ जाएगा ना पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो इस वजह से ये आता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक मैथमेटिकली दिया हुआ रहेगा, वो बेसिकली पूरा का पूरा 13.2 जो है ना एनसीईआरटी, ये पूरा अच्छे से कर लेना है, ठीक है। 13.2 जो है ये पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड है बच्चों, और ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। उतने क्वेश्चन कर लोगे पूरा आइडिया लग जाएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। तो यहां से हमें ध्यान देना है, ये याद रहेगा। हमें मैथमेटिकली क्या याद रखना है बच्चों, ये वाला जो है ना पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। क्लियर है। जैसे 3 इवेंट्स ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। ए बी भी इंडिपेंडेंट है, बी सी भी इंडिपेंडेंट है और ए बी सी भी, सब यदि ये चारों कंडीशन हो रहे हैं तब ये इंडिपेंडेंट 3 इवेंट्स कहलाते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा था नहीं, वहां पर एबीसी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट था, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये देखो ये तो 0 दे रखा था यहां, ये तो डिसजॉइंट था, तो हम इसको इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब किसी भी जिसके बारे में भी हमसे पूछा जा रहा है कोई भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है बच्चों, तो ये मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो मैथमेटिकली पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। जबकि डिसजॉइंट में क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। अब यदि कोई पूछे कि ऐसा कोई इवेंट्स बताओ जो इंडिपेंडेंट भी है और डिसजॉइंट भी है, तो कभी नहीं होगा। तभी हो सकता है जब उन दोनों में से एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाए। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब कि ए या बी में से एक की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, तभी हो सकता है। फॉर नॉन जीरो सेट वी डू नॉट हैव एनी एग्जाम्पल इन विच म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक साथ हो जाएं, ठीक है। ये ध्यान देना है क्योंकि दोनों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही अलग अलग है बच्चों, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी ये पूरा कर लेना है। बार बार हम क्या बोल रहे हैं, एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, टिल जेईई एडवांस लेवल दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं फिर भी। जैसे ये है ए बी सी बी 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए बी सी यदि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमें बताना है कि क्या S1 और S2 में से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो अब देखो S1 देख लेते हैं। S1 में हमें चेक करना है कि A और B यूनियन C इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, P A इंटरसेक्शन B यूनियन C है ना, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये वाला जो आना चाहिए ये आना चाहिए पी ए इंटू पी बी यूनियन सी आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए। तो अब देखो इसको हम यदि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए इसमें, है ना, तो ये आ गया आपका पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। अब ए यूनियन बी क्या होता है भाई, ए यूनियन बी जानते हो ना, नहीं जानते हो, अच्छा। ए यूनियन बी हम यहां से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का मतलब पी ए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी मतलब ए पी ए प्लस पी बी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का क्या होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है ना। अब इसको लिख देते हैं हम, तो दिस इज इक्वल टू
पी ए इंटू पी बी, तीनों इंडिपेंडेंट है ना। अभी पिछला थ्योरी इसी पर था बच्चों, ठीक है। जस्ट ये तीनों इंडिपेंडेंट है, देखो तीनों यदि इंडिपेंडेंट है, यही वाला थ्योरी है, तो ये सारे कंडीशन हमारे पास होते हैं। तो वही हम इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। बेसिकली जैसा क्वेश्चन, देखो ये भी 1994 जेईई एडवांस में आया हुआ है, जैसा क्वेश्चन जिस साल आया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम थ्योरी यहां पर कंपाइल करके इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि थ्योरी हम बाद में फॉर्म कर रहे हैं जब क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी पर बेस्ड। अब नए क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं हैं क्योंकि इतने साल से आ रहे हैं, है ना। फॉर्मेट वही रहेगा, तो थ्योरी बस उसी के हिसाब से याद करना है। तो पी ए प्लस पी ए पी बी हो गया, और ये पी ए पी सी हो गया, और ये वाला क्या हो गया, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी हो गया, है ना। तो ये देखो बच्चों, तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में पी ए कॉमन है, और पी ए कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटू पी सी, है ना। तो यही तो पी बी यूनियन सी होता है ना। पी बी यूनियन सी क्या होता है, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटू सी। तो यानी दैट इज S1 इज इंडिपेंडेंट। S1 क्या आ गया, इंडिपेंडेंट आ गया, ठीक। अब S2 देख लेते हैं, S2 के लिए क्या होगा, S2 तो लग ही रहा है, देखते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये हमें लाना है ना। दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, हमेशा इंटरसेक्शन लिया जाता है दो सेट के बीच, ठीक है। तो और अलग अलग में, तो ये PA इंटू PB इंटू PC, ये तो दे ही रखा है ना। तो दिस इज इक्वल टू PA इंटू पी बी इंटरसेक्शन सी, तो ये भी इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। दैट इज ये भी इंडिपेंडेंट हो गया है। इसका मतलब बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। आसान है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमें कोई भी दिया हुआ है, बी यूनियन सी, हमने वो वेन डायग्राम लगाया या उसके बाद लिख दिया, ठीक है। तो तीन इवेंट्स इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट हम यहां से कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखो आगे का क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे ये है दिया हुआ, एन एक्सपेरिमेंट हैज 10 आउटकम्स। देखो यहीं तक हमें करना है, ठीक है। 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स है, हाँ। तो 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी इवेंट्स, है ना। एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें 10 आउटकम्स है, 10 आउटकम्स, ठीक है, ये दे रखे हैं। कह रहा है कि ए एंड बी टू नॉन, इफ ए कंसिस्ट 4 आउटकम्स, है ना। यानी एन ए बच्चों दिया हुआ है 4, तो इसका मतलब पी ए तो निकल गया, पी ए इज इक्वल टू 4/10, ये तो क्लियर है। द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट बी मस्ट हैव सो दैट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट, ये हमें बताना है। पी बी क्या होगा, है ना, पी बी बताना है, यानी उससे नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा, ठीक। तो नाउ एज पी ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट दिया हुआ है ना, तो पी ए इंटू पी बी है, पी ए इंटू पी बी है, ठीक। और यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ए तो पता है ना 4/10, और पी बी हम कुछ भी रख ले, ठीक। पी बी जो भी आएगा वो इंटीजर अपॉन 10 आएगा, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं ये है, नाउ एज ए इंटरसेक्शन बी जो होगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 से शुरू होगा या 1 से, है ना। 1 0 रखेंगे तो जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट होगा नहीं, है ना। तो ये दिया हुआ है नॉन जीरो, है ना। तो ये जो होगा बच्चों, ये होगा कहां से, 1/10 से 4/10 तक ही हो सकता है ना। ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम क्या एलिमेंट हो सकते हैं, जो ए और बी में मिनिमम हो, तो हम मान के चलते हैं ज्यादा से ज्यादा 4 तो है ही, 0 लेना नहीं है ना। 9 अब अलग अलग केस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि हमने केस लिया, केस 1 पी ए ले ली, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी क्या ले लिया 1/10, ये 1/10 यदि ले लिया, ठीक है। तो यदि ये 1/10 ले लेते हैं तो फ्रॉम
फ्रॉम वन इक्वेशन से पीबी कितना हो गया, पीबी इज इक्वल टू 1/4 हो गया, दैट इज 2.5/10 हो गया ना, क्योंकि आउटकम्स तो 10 है। तो अब 10 में से 2.5 एलिमेंट्स तो नहीं ले सकते ना, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी बी में 2.5 एलिमेंट तो नहीं हो सकता है। नाउ केस 2 ले लिया हमने, केस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी, अब 2/10 ले लेते हैं। तो 2/10 लेने से फ्रॉम 1 लेने से पी बी कितना आ गया, पी बी इज इक्वल टू 2/10 यानी 1/2 हो गया, यानी 5/10 हो गया। तो ये ले सकते हैं। इसका मतलब बी में 5 आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो केस 3 ले लिया। इसी तरीके से हमें कुछ लेना है और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी 3/10 ले लिया, तो फ्रॉम 1 क्या आ गया, पीबी, पीबी आ गया आपका 3/4। तो 3/4 का मतलब 7.5/10, 7.5/10 नहीं हो सकता ना, ठीक। अब केस 4 ले लिया हमने। केस 4 का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी 4/10 ले लिया। सो फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 का मतलब 10/10 ये हो सकता है। इसका मतलब जो हमने 4 केस लिया है बच्चों, कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं और 5 आ सकते हैं। यानी बी में केवल 5 या 10 दो तरह के आउटकम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से ए और बी इंडिपेंडेंट हो। तो ये हमें पूरा अच्छे से ध्यान देना है। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे बच्चों। होता क्या है कि जो हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, सबसे अच्छी बुक इसके लिए क्या है, एनसीईआरटी है। एक्सरसाइज वाइज, सोल्ड एग्जाम्पल वाइज उसको गो थ्रू करो, क्योंकि कर चुके हो उसको दोबारा कर लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है उसमें। जहां तक मेरा यहां लेक्चर का सवाल है, एकदम हम उसी थ्योरी को यहां पर असेंबल्ड या कंपाइल करके लाते हैं, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं बच्चों। चाहे जेई मेन में आए हुए क्वेश्चन, अभी हमने किए नहीं है, जेई एडवांस का आए हुए क्वेश्चन, तो वो हम PYQ जेई मेन के लास्ट लेक्चर में करते हैं। तो यहां पर आपके यहां तक सारा क्लियर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अगले लेक्चर्स फिर से इस तरीके से अच्छे लेक्चर्स के साथ हम टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम लेके आते हैं, उसको भी इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओके, थैंक यू।